नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जिसके बारे में तो आपने सुना होगा, क्योंकि नाम उसका मिला जुला सा है, असर कुछ दिखता है। कंपनी का नाम है अंबुजा। अब सोचेंगे मैं अंबुजा की बात क्यों कर रहा हूँ, वो अंबुजा जो सीमेंट बनाते थे। दोस्तों नहीं 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 नहीं, वेट करना। अंबुजा उस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कंपनी ट्रेडिंग करता है। क्या ट्रेडिंग करता है? एग्री प्रोडक्ट से लेकर के बाकी और ढेर सारे आइटम्स हैं जिस पे प्रोडक्ट पे कामकाज करती है कंपनी ट्रेडिंग के तौर पे। और कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम भी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करके आती है। तो चलिए आज इसी तरह के स्टॉक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी में जो चार्ट देखने में आ रही है, जो लगातार एक गिरावट देखने को मिला, और गिरावट होते 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 एक ही बार में वॉल्यूम इतनी ज्यादा इंक्रीज करती है मार्केट में, वो एक सोचने वाली बात है। मार्केट में वॉल्यूम आना, ऊंचाइयों के साथ आना, तो ये संकेत देता है जो मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर उतर चुके हैं या कुछ बड़े प्लेयर अपनी सेटअप बना के निकल रहे हैं। उसमें दो फैक्टर की बात करूंगा। जब मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर आने के बाद भी मार्केट ऊपरी सतह को टच करती नजर आए, मैं उस ऊपरी टच सतह की बात नहीं कर रहा हूं जो 52 वीक की हाई की बात कर रहा हूं, अपने रिसेंटली रेजिस्टेंस की तरफ। जो रिसेंटली रेजिस्टेंस है वहां पे यदि वो जाने की प्रयास में रहे तो ये लगता है कि मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर पाएगी। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इस स्टॉक के बारे में जिसका नाम है अंबुजा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। क्या कहती है इसकी मार्केट को लेकर के, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या है, क्या क्या पोटेंशियल्स हैं चार्ट को लेकर के, क्या फंडामेंटल इसके लगातार सस्टेन कर पाती है नहीं कर पाती है। इन सारे फैक्टरों को लेंगे। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, दिस इज ए कंप्लीटली लर्निंग पर्पस। जो हमने पहले भी कहा है, हमेशा कहता रहता हूं। चलिए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर क्या। स्टॉक को लेकर यह इंफॉर्मेशन आती है जो अंबुजा एक्सपोर्ट को लेकर के, जो पहले हम चार्ट आपके साथ दिखाता हूं। चार्ट में क्या लग रही थी, जो मार्केट में जो एक लंबी सी वॉल्यूम आई, वॉल्यूम का आंकड़न देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम कहां तक पहुंची, इस लेवल तक पहुंची। इस लेवल से पहले इसमें सेम वॉल्यूम कब क्रिएट हुआ था, नेट देखा जाए टाइमिंग की बात तो टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो नियरली 2023 में दिसंबर में इसका सेम वॉल्यूम के आसपास से ज्यादा मोमेंटल हुआ। उसके बाद की बात क्या करें तो वो निकल के आती है यहाँ पे। यदि 6 महीने की चार्ट देखा जाए तो 6 महीने के चार्ट में कभी भी इस तरह के वॉल्यूम रिएक्शंस नहीं आया था इस स्टॉक को लेकर। क्या यहाँ पे बल्क ट्रेड किया गया, कुछ बल्क ट्रेड हुआ है या कुछ ऑफसेट करती नजर आई, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये नजर आती है जो पहले इस तरह के वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम के साथ एक ये थी इस रेशियो के साथ। उसके बाद वॉल्यूम का क्या हुआ, एवरेज बढ़ती नजर आई लगातार। जबकि कंपनी की जो यदि बुक वैल्यू की तरफ चर्चा करें तो बुक वैल्यू और जो प्राइस है फिलहाल वो दोगुने के से ज्यादा है। अर्थात 60 रुपए की यदि बुक वैल्यू निकल के आती है तो 143 के आसपास की प्राइस है, जबकि हायर 211 तक टच किया था, सस्टेन नहीं किया, और लोअर टू लोअर की बात करें तो 125 तक एक सपोर्टिंग लेवल तक पहुंचा था। जबकि स्टॉक में भीड़ की बात करें उस मेला की, जिस मेला को लेकर के जिस बेसिस पे मेला लगती है उसका नाम है ईपीएस। मैं मेला शब्द भीड़ की बात इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि दिस इज ए कॉमन वर्ड। यदि आप किसी मार्केट जाते हैं, किसी मार्केट में यदि आप किसी भीड़ को आकलन करते हैं, किसी मेला को आकलन करते हैं, तो शायद ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा जब हम भीड़ की बात क्यों कर रहे हूं या फिर मेला की बात। उसका यही कारण है, तो एक समझने के पर्पज से। यदि आप ये सब क्या है, सब के सब ऑनलाइन है। अब ऑफलाइन मार्केट जाइए, मार्केट में यदि उसको देखते हैं किसी दुकान पे, सेम सेक्टर की दुकान है, सेम प्रोडक्ट बेचती है, एक दुकान पे काफी कम भीड़ है, एक पे काफी ज्यादा भीड़ है।
उनमें आपस में सब कंपेयर करेंगे, अच्छा यहाँ पे भीड़ क्यों हो रही है, क्या उनकी प्रोडक्ट में कुछ अच्छी क्वालिटी तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं आंकड़ा निकल के आता ना। इसीलिए इनको आपस में, इसलिए हम कहते हैं कि मेला और या तो भीड़ की बात। तो यहाँ पे देखा गया कि 18 गुने की मेला था अर्निंग के बेसिस पे, मतलब इनकी जो प्रोडक्टिविटी निकल के आई उसके ऊपर क्या था, 18 गुने की भीड़ आ गई। जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां जो हैं उनमें 33 गुने की भीड़ है। मतलब यदि इनकी सब कुछ ठीक रहा तो इनके पीछे जाएगी, और ये जाएगी तो नियरली कह सकता हूं कितना परसेंट जाना चाहिए, 80 to 90%। यदि 80 to 90% जंप करती है यहां से मार्केट, तो कितने पे जाएगी, यदि 80% भी जंप करती है तो हायर टू हायर कितना जाए, इसका 80% देख लीजिए क्या जाना चाहिए। तो इसका 80% निकल के आ जाते, सीधा सीधा हिसाब के तौर पे 180 और 40 32, मतलब ये नियर देखा जाए तो 350 के आसपास। मैं राउंड अप की बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी कैलकुलेशन कम तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप इसको कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट करके बता सकते हो तो शायद मेरे लिए बेटर होगा, और मैं भी इसको रखूंगा अपने, ट्राई करूंगा कैलकुलेटर भी साथ में रखूं, यूज करूं इसको। अब दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो इसकी जो ईपीएस हुई 7 रुपये 67 पैसे के आसपास, इसका क्या लिंक, कहां से इसकी जो पोटेंशियल बनती है वो है किसके साथ, डेट टू इक्विटी रेशियो, सेकेंड इज द करंट रेशियो। इन दोनों को अवलोकन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वो पार्ट है, एक वो पार्ट है जो प्रॉफिट को कम कराता है। जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स को लेकर देखा जाए तो बोरोइंग्स में वो पार्ट है जो कि इंटरेस्ट का पार्ट होता है, और इंटरेस्ट के पार्ट से क्या होगा, आपकी प्रॉफिट लॉस कम होगी तो उस पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। अब जब दबाव पड़ा तो आपकी क्या होगी, ईपीएस में कम हो गया। एक दूसरी पार्ट है जिसका नाम है करंट रेशियो। उस पार्ट में, उस पार्ट का काम क्या है, वो सेल्स को जनरेट करता है, सेल्स को क्रिएट किया, और वो सेल्स जो कि उधार में पड़ा हो, जब उधार होगा तो रिस्क होगा। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फॉर्मूला को जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसिलेशन का। आखिर रिस्क क्या करती है और बोरोइंग्स को लेकर के रिकंसिलेशन का क्या आंकलन निकल के आता है, इस पे देखें, इसके बारे में देखते हैं क्या कहती है इसको लेकर के। इसके बारे में देखा जाए, इसके अलावा आरओसी की बात करें तो 16%, आरओई की बात करें 13% के आसपास, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड 0.24% के आसपास का। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 45 करोड़, और उसमें से 63% की होल्डिंग 64% मान लेते हैं जो प्रमोटर के पास। मार्केट कैप भी अच्छा खासा, करीब 6,500 करोड़ के आसपास की। और जैसे ही हमने कहा था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी इज द ट्रेडिंग, तो यहाँ पे वेबसाइट्स पे देखेंगे सोयाबीन को लेकर करती है, सोया ग्रेनिश लेस की बात कर रही है, लिक्विड रोबिटर सोल्यूशन की बात कर रही है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इन्होंने अपनी कहा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें और ये बनाने वाली चीज़ें और लिक्विड की सारी चीज़ें पे क्या करती है, कॉटन पे, कॉटन यार्ड के ऊपर क्या करती है, ट्रेडिंग का काम इनके पास मिलता है। जो कि यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न स्क्रैच डेरिवेटिव्स, सोया डेरिवेटिव्स, इसके अलावा फीड इंटीग्रेंट्स, कॉटन यार्न एंड द एडिबल्स ऑयल भी बनाती कंपनी है, जिसका नाम है अंबुजा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। हमने स्टार्ट किया था अंबुजा से, वो अंबुजा एक बड़ी चर्चित नाम हो चुका है। अब आते हैं सीधे सीधे इसकी पार्ट्स को लेकर के, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पे इसकी लिस्ट में आती है सीडीएसएल, राइट्स, रतन इंडिया, सीएमएस। अब मुझे कई बार कुछ चीजें समझ नहीं आती। अब क्यों समझ नहीं आती पता है, उसका कारण ये है कि ये कंपनी क्या करती थी, इनकी कंपनी के वेबसाइट्स पे देखेंगे तो क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखिए, ये प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी कामकाज करती है, ये प्रोडक्ट भी कामकाज करती है, कैटेगरी में देखने को मिलती है, ग्रेन्स भी कामकाज करती है, लिक्विड्स भी कामकाज कर रही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी करती है,
तो इसमें क्या है, इनका मतलब कह सकते हैं कि इनका दो डिविडेंड्स, मतलब एक ही बिजनेस के साथ साथ ये दो बिजनेस करते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करते हैं और एक दूसरा ट्रेडिंग का काम। इसके लिए क्या जानना जानना जरूरी है, इसके लिए जानना जरूरी है आखिर सेगमेंट वाइज क्या प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है और उसका पी क्या कहता है, ये मुझे लगता है कि जानना जरूरी हो। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं उसको भी एक नजर डालेंगे। तो यहाँ पे एनएससी के पार्ट देखा जाए तो एनएससी कहती है इसको पेयर्स को लेकर के, इसके पेयर्स में कौन कौन सी कंपनी है, कहती है KRBL है, इसके पेयर्स में LT फूड्स हैं, इसके पेयर्स में मंगलम ग्लोबल्स हैं, चमन लाल सेठिया जी का कंपनी है, जबकि स्किनर कुछ और कहता है। इसीलिए कई बार मैं इस चीज को कहता हूं कि इसके बेसिस पर ही सब कुछ सब आकलन नहीं देखना चाहिए, हो सकता है कई बार सेगमेंट ब्याज भी चेक करना जरूरी है। चलिए अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट का मूड क्या कहता है, कंसोलिडेटेड डेटा क्या कुछ है, कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहते हैं, उसके डेटा बेसिस में कुछ चेंज हुआ, फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आती। हम आते हैं इसको चार्ट समझने के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जून टू जून में, इसको वाई कहते हैं, वहां पे क्या हुआ, गिरावट दर्ज किया। कैसे कितना गिरावट दर्ज किया, तो करीब करीब 6% के आसपास की गिरावट दर्ज किया। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो जून टू जून में क्या हुआ, इंक्रीज कर गई। लेकिन वाई में क्या था, यदि सॉरी वाई टू वाई क्यू आर क्यू में क्या था, गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे यदि प्रॉफिट की आकलन करें तो नेट प्रॉफिट कहता है कितने का, 71 करोड़ का, जबकि इस पीरियड में प्रॉफिट जनरेट होकर आती है 77 करोड़ का, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां से इंक्रीज हुआ था, जिसके बेसिस पे ये देखने को मिला। जबकि अदर इनकम साइड में ये भी देखने को मिला, जो कि पहले इनके पास 6 करोड़ के आसपास था, वो 3 करोड़ ही रह गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, वाई के बेसिस पे तो क्या देखने को मिला, अच्छा खासा, लेकिन क्यू आर क्यू से पीटता नजर आता है। इसमें लिए कहती है कंपनी का अपडेट्स ने जो एक्सपेंसेस जो पार्ट था वो क्या हुआ, 1% 1.5% के आसपास गिरावट दर्ज किया। नेट जो इनकम रहा वो 8% जंप किया और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 15% की जंप के साथ इबिटा में 10% की उछाल आती नजर आई। ये तो था क्वार्टरली बेसिस के डेटा। अब आते हैं ईयरली डेटा, ईयरली बेसिस के डेटा को लेकर इसके बारे में क्या अपडेट है मैनेजमेंट की तरफ से। इसके बारे में देखा जाए तो जून को छोड़ के ईयर ऑफ ईयर को कंपेयर करते हैं, ईयर ईयर कंपेयर में क्या नजर आती है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, मतलब कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू के आसपास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यदि परसेंटेज की चर्चा करें तो परसेंटेज क्या दिखती है, 0.36% की इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या लगा ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से, जो 10% था वो 9% हो गया, मतलब 10% के सीधे सीधे गिरावट, और ये 9% पे ही रह गई। जबकि प्रॉफिट का आकलन देखा जाए तो क्या टॉप ऑफ द ईयर काम किया है, तो कहती है टोटल 446 करोड़, जो कि पहले आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे कंपनी का, इससे पहले 475 करोड़ 438 करोड़ तक बनाया था, लेकिन 446 करोड़ नहीं बनाया, मतलब इसको कह सकते हैं सेकेंड टर्म ऑफ में इसने अपनी प्रॉफिट को सस्टेन किया है। इसके अलावा जो इनका प्रॉफिट की पार्ट है वो पार्ट हमेशा क्या होता है, वो पार्ट हमेशा होता है बुक्ड किया हुआ प्राइस है। इसीलिए हमें बैलेंस शीट की वो फिगर को जानना जरूरी है जहां से हमें रिस्क टू रिकंसिलेशन पता चले। रिस्क टू रिकंसिलेशन में जानेंगे आखिर इनका बोरेंस को लेकर क्या कहती है, तो बोरेंस को लेकर के देखने को ये मिली, इनके पास बोरेंस क्या डिक्रीज किया, कहती है हाँ बिल्कुल डिक्रीज करती है। तो बोरेंस में क्या हुआ, डिक्रीज देखने को मिला। जबकि परसेंटेज हमने पूरा ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखा था कि नेट इनकम में 4% की जंप हुई और इबिटा में क्या हुआ, 7% की गिरावट हुई। ऐसे ही हम बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहे हैं तो बोरेंस में क्या कर रही है, बोरेंस पे आउट कर रही है, अच्छी बात है। अब एक सवाल आता है इनका पेमेंट कहां से हुआ, क्या पेमेंट अपने किसी एसेट्स को बेच के कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखने को मिला कोई एसेट्स में कोई ज्यादा गिरावट नहीं थी। इसके अलावा इनका जो इन्वेस्टमेंट पार्ट था वो भी नियर अबाउट इंक्रीज करती नजर आई।
नियरली 200 करोड़ के आसपास का। अब आती है लास्ट सवाल, जो उधार को लेकर के रिस्क की बात कर, रिस्क का विश्लेषण तो हमने कर दिया बोरोइंग को लेकर के। अब रिस्क को लेकर कहती है जो क्या इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स रहा वो क्या कहता है, और उसका परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पे क्या है, और परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट के बेसिस पे क्या है, क्या प्रॉफिट ऑब्जर्व कर ली या नहीं कर ली। तो यहाँ पे देखने को मिली कि 322 करोड़ का इनका पास क्या है, अभी उधार पड़ा हुआ है। 322 करोड़ का रिस्क कितना कहता है, कहता है 24 दिन, कोई बड़ी रिस्क नहीं है, पैसा तो आ ही जाए। यदि हाईली रिस्क होता तो चलता, तब क्या होता, इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट बनता, लेकिन यहाँ पे हाईली रिस्क नहीं देखने को मिला। तो इसके अलावा की बात करें तो इसके अलावा कहती है क्वार्टर ऑफ, यहाँ पे पूरे के पूरे यदि हम वो देखें, चार्ट को देखें, पहले बैलेंस शीट को लेकर के, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी जो एसेट्स थी वो 12% से ज्यादा इंक्रीज होती है, और जो लायबिलिटी की पार्ट थी वो नियरली 3-3.5% ही जंप करती नजर, मतलब इसके बेसिस पे कंपेयर क्या हुआ, अच्छी सी एसेट्स क्रिएट करती नजर आ रही। अब कुछ इसकी हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें, जो कि सेंटिमेंटल भी कह सकते हैं उसको, सेंटिमेंटल किस बेसिस पे, इसके बेसिस पे हो जाती है, क्योंकि ये लगता है कि अच्छा मार्केट तो लगातार जंप करती है, कुछ नए प्लेयर आ जाते हैं, कुछ प्लेयर चले जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट जब तक दोनों की माइंड नहीं बनेगी ना, काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं किसी स्टॉक को लेकर, कंपाउंड सेल्स को लेकर कहती है कुछ नहीं है, प्रॉफिट को लेकर कुछ नहीं है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में कुछ भी नहीं है, रिटर्न इक्विटी में कुछ भी नहीं, मतलब इनके चार के चार हिस्टोरिकल डेटा कहती है इनको नहीं, वो आप सपोर्ट मत करो। जब सपोर्ट नहीं करो तो फिर यहाँ पे एक बड़ी डील जो हुई वो क्या डील, क्योंकि पिछले महीने से देखा जाए, एक महीने के चार्ट को, इसने रिसेंटली अपने जो एक महीने के पिछले जो चार्ट थी उसको इन्होंने क्या किया, इसने तोड़ दिया। अब जैसे इसने तोड़ा तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक लंबी सी उछाल आई। उछाल के पीछे कारण क्या होगा हम जानेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। सेंटिमेंटल में देखिए, हमने वॉल्यूम की बात किया ना, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज किया, 6 गुने की वॉल्यूम मार्केट में आ गई, कितने आ गई, 1.5 गुने की मार्केट में वॉल्यूम आई। जबकि कुछ ऐसे सेंटीमेंट भी देखता हूं जो इन्वेस्टर पार्ट को लेकर के इसने क्या किया, यहाँ पे देखने को ये मिली, जो ऑनरशिप के अंदर जो पोजीशन था 63, 64 और फिर 36% का, उस आपस के तालमेल में कोई भी बल्क डील ऐसा देखने को नजर नहीं आई, मतलब बल्क डील यहाँ पे कोई भी बल्क डील नहीं है। जब बल्क डील नहीं था तो फिर बड़ा सा सेंटिमेंटल कहाँ से आया, जहाँ पे वॉल्यूम करीब करीब कितनी बढ़ गई, कितनी गुने, 4 गुने 5 गुने के आसपास की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, उसके बाद मार्केट सस्टेन कर जाती है। ये भी हो सकता है इस मार्केट में तो कुछ नए प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए, अब जैसे कुछ ऐसे कम होगा उनको क्या होगा, प्रॉफिट तो बन जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो 5%, 2%, 4% भी काफी है ना मार्केट को लेकर। आइए जानते हैं इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। जो प्रमोटर में गुप्ता साहब की फैमिली, गुप्ता फैमिली की कंपनी है, एफआई की तादाद 4%, डीआई की तादाद कुछ है नहीं, बिकवाली की तरफ प्रेशर कर रहा है, और जो है पब्लिक के पास शिफ्ट करती नजर आई है, और पब्लिक के शिफ्ट में जो शेयर होल्डिंग है उसमें तब भी लगातार क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे जो करीब 82,000 के आसपास से वहां पे क्या हुआ, 1,18,000 के आसपास की तादाद बनी, मतलब लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। इसके मतलब ये पता चलता है कि जो इनका जो रिकंसिलेशन है शेयर होल्डिंग लिस्ट को लेकर के, वहां पे भी लगातार ग्रो बना है, और जो ग्रो बना है इसी वजह से यहाँ पे देखने को मिलती है, जो यहाँ पे जो भीड़ की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में मेला की, वो मेला वही दिखाता जहाँ पे कितने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं और कितने नंबर ऑफ प्लेयर बैठे हुए इस मार्केट। आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर कंपनी के पास कहते हैं ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी है, बाकी कोई अपडेट नहीं है। अब सवाल आता है क्या यहाँ पे मार्केट कुछ बड़ी रैली कर सकती है। पिछले 6 महीने की डेटा बेसिस की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा, ठीक है, जब उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा तो मार्केट की सेंटीमेंटल बनी, और जब सेंटीमेंटल बनी तो मार्केट क्या कर सकती है, उछाल ले सकती है। मैं आपको रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर,
लेकिन केवल और केवल वॉल्यूम की तरफ चर्चा करके देखें तो वॉल्यूम जो कुछ भी नहीं था पूरे मार्केट में, सबके सब निकल रहे थे, वो अभी वॉल्यूम लगातार कुछ दिनों से इंक्रीज करता नजर, मतलब कुछ तो बड़ी होने की चांस बनती है। अब क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना, बहती अ, धारा में हाथ साफ करने का कुछ अलग मजा है, और जब आप उस धारा को रोकेंगे तो उसका कुछ बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, वो आपके छींटे पड़ जाते हैं, आपके ऊपर पड़ जाते हैं। तो आज की स्टॉक लर्निंग में देखा आखिर इसमें इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट दिया है। तो देखा जाए कंपनी को लेकर के, तो एक महीने में करीब 5% की निवेशक को फायदा दे चुका है, और 6 महीने की डेटा करीब 28% की गिरावट दर्ज की। एक साल में करीब 10% का फायदा दिया, और पिछले 5 साल में करीब 300% की फायदा देके, अर्थात रिटर्न दिया, या फिर इन्वेस्टर को क्या दिया, एक बॉन्ड से बैक दिया उस स्टॉक को लेकर के। तो हमने जाना अंबुजा अर्थात गुजरात अंबुजा कंपनी को लेकर के, जो कि ट्रेडिंग एजेंट और द कंस्ट्रक्शन में कामकाज करती है। अब एक सवाल और आता है, वो सवाल ये था, क्या सेगमेंट वाइज भी कोई ऐसा अपडेट है? सेगमेंट वाइज तरफ देखा जाए तो यहाँ फाइनेंशियल में यदि होगा तो शायद हम उसको भी लेने का प्रयास करते हैं। सेगमेंट वाइज कोई भी डिटेल नहीं, आखिर कंपनी ट्रेडिंग करती है या फिर कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती है। इसके पीयर्स की तरफ आकलन करके देखें तो पीयर्स ग्रुप में निकल के आती है इनकी कंपनी, यहाँ पे वही KRBL, LT फूड्स और KSCL निकल के आती है, जो कि इसका पीयर्स और मुझे NSE का पीयर्स दोनों अच्छा लगा। स्किनर के बेसिस पर जो पीयर्स रही थी वो शायद इससे कंपेयर करने लायक नहीं था, मुझे लगता है कि जहाँ से मैं CDSL से राइट से कर दिया गया, शायद उसको सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती, मुझे लगता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। हम बात कर रहे थे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड को लेकर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लीजिए, और आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।